So hello guys, welcome to Study IQ. तो again we'll start in a minute. Meanwhile PPTs और जो content है वो upload हो चुका होगा अब तक Telegram channel पे. So you can have the access to that on this Telegram channel. We'll wait for a minute for other people to join in. Meanwhile अगर कोई questions रहेंगे आपके that you can ask me. ठीक है? तो we'll start in a minute. Let's take a break of a minute and thereafter we'll start. ठीक है? Yes. So any doubt till here so far guys? Okay. अभी तक अगर कोई भी डाउट रहेगा then let me know. Okay, so good evening to you all. ठीक है? Yes, so कोई डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी type it out, otherwise I'll move forward. ठीक है? Yes, so today we are going to start with the Gupta के पहले थोड़ा बहुत पार्ट है, that is basically शुंगास एंड कानवास. एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट टोटली स्किप्ड है आर.एस. शर्मा में, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आई एम गोइंग टू टेक सर्टन पार्ट ऑफ द शुंगास एंड कानवास फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. जो इंपॉर्टेंट होगा वही चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड देयर आफ्टर विल बी सीइंग गुप्ताज, जो गुप्ताज के जो इनिशियल किंग है तो वही तक आज करना है. एंड देयर आफ्टर जो टुमारो वाला पार्ट होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, वो वाला जो एरिया वो कल कवर करेंगे फिर. ठीक है? यस, नहीं आज का लेक्चर बड़ा नहीं रहेगा. आई एम गोइंग टू एकदम छोटा वाला लेक्चर, हार्डली एक 40-45 मिनट्स का ही लूँगा मैं. ओके, सो 2 पार्ट में है गुप्ताज, तो आज एक पार्ट कर लेंगे, कल एक पार्ट कर लेंगे. ठीक है? या आज का लेक्चर बड़ा तो नहीं है. यस, एब्सोल्युटली इट इज़ मोर देन इनफ फॉर द मेंस. ठीक है? यस, मीडिएवल भी लूँगा मैं, बट आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 8 to 10 days समवेयर इन बिटवीन. ओके, एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू टेक द मीडिएवल. बट पहले ये तो खत्म हो जाने दो भाई. अभी तक चैप्टर 20 चल रहा है और 7 चैप्टर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट वीकेंड, अगले फ्राइडे या सैटरडे तक ये पूरा का पूरा एंशिएंट हमारा खत्म हो जाएगा. ओके, नो नॉट एट ऑल पूजा, इट इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल. हिस्ट्री ऑप्शनल इज वे टू वास्ट, वे टू वास्ट. ठीक है? तो नॉट एट ऑल सफिशिएंट. एट द मोस्ट थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा, बट इट इज सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज जीएस वाला पार्ट जो है मेंस का, उसके लिए. बट ऑप्शनल काफ़ी बड़ा है. ओके, या आई होप इट इज़ क्लियर गाइज. ठीक है? एनीथिंग एल्स इफ यू आर हैविंग देन लेट मी नो जल्दी, और एल्स आई विल स्टार्ट विद द लेक्चर. ठीक है? यस, गुड इवनिंग टू यू ऑल. अगर कोई भी डाउट रहेगा तो जल्दी टाइप इट आउट. आई एम स्टिल गिविंग यू अ मिनट, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द लेक्चर. ओके, तो अगेन बैक टू दिस मैप. ठीक है? तो अब यहाँ पे तो सारा का सारा जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है दैट वी हैव नाउ कवर्ड थोरोली ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 weeks, राइट. तो पहले हम लोगों ने फॉरेन इन्वेजन सारे के सारे कवर कर लिए थे. देयर आफ्टर वी हैड सीन स्टेट फॉर्मेशन इन द डेक्कन, दैट इज सातवाहना. एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट वाला जो लेक्चर था दैट वाज बेसिकली संगम लिटरेचर, तो वो भी हो चुका है. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दिस 2 डायनेस्टीज फर्स्ट, एंड देयर आफ्टर वी विल गो टू द गुप्ताज. एज फार एज दिस 2 डायनेस्टीज आर कंसर्न, देन इनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वही इंपॉर्टेंट है. एज सच सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर वाला जो एस्पेक्ट है वो यहाँ से ज़्यादा नहीं आता है. तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर, सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री. ठीक है? तो आई होप और कोई डाउट नहीं है. ठीक है? यस. ओके, सो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो फिर यार हिस्ट्री ऑप्शनल वाला कोर्स ज्वाइन करो, दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू. ओके, चलो गुड. ठीक है, बट विल मूव नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शुंगास. ठीक है? ये बाकी सारी डायनेस्टीज तो कवर अप हो गई थी, एंड टिल नाउ वी हैव सीन हाउ दिस एग्जैक्ट फ्रैगमेंटेशन हैपन. तो वी हैड सीन द इवोल्यूशन अप टू मौर्यन पीरियड, एंड मौर्यन पीरियड के बाद हम लोगों ने ये फ्रैगमेंटेशन जो है कंट्री का वो देखा था कि कैसे मौर्यन के टाइम पे ही इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड देयर आफ्टर ईस्टर्न ब्रांच. As far as western branch is concerned, then Kunal and Samprati, these two were the Mauryan rulers, and Samprati was ultimately defeated by Indo-Greek. And thereafter Indo-Greek, Shakas, Pahallavas and Kushanas, इनके invasion we had seen. Thereafter साउथ वाला भी सारा का सारा एरिया इनके हाथ से चला गया. साउथ में डेक्कन में अर्ली स्टेट फॉर्मेशन वॉज देयर, दैट इज सातवाहना. एंड thereafter we have seen the attempt of the Aryanization of the South India, that is basically संगम लिटरेचर में कल्चरल इंटरेक्शन जो है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का, उसके एविडेंसेस. एंड देयर आफ्टर उन्होंने जो बाकी कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन हमको दे के रखी थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शुंगा पीरियड. एज फार एज शुंगा पीरियड इज कंसर्न, हार्डली ये 100-120 ईयर्स के लिए चलने वाली डायनेस्टी है, कुछ ज़्यादा चली नहीं, बट इसका एक बहुत ही रिचुअल सिग्निफिकेंस है या फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. एंड दैट रिलीजियस सिग्निफिकेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फाउंडर इटसेल्फ. जो फाउंडर है ऑफ दिस डायनेस्टी दैट इज पुष्यमित्र शुंगा,
he himself was a Brahminical person. Okay, he was a Brahmana and he was also the military commander of the last Mauryan king, that is Brihadratha. Brihadratha was the last Mauryan king. उसका military commander था. Ultimately he revolted against Brihadratha. He killed Brihadratha and established his own dynasty. अब डायनेस्टी एस्टेब्लिश करना काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, इतना कोई इसमें बड़ी वाली चीज़ थी नहीं एंशिएंट इंडिया में. टिल ना हमने देख लिया कि एक बड़ा राजा जाता है, उसके साथ उसकी डायनेस्टी भी चली जाती है और कोई तो एक नई डायनेस्टी आ जाती है. बट द मोमेंट दिस फेलो केम इनटू द पावर, उसने सबसे पहली चीज़ अगर कोई की होगी तो वो थी परफॉर्मेंस ऑफ दी सैक्रिफाइसेस. तो उसने अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस जो है वो परफॉर्म किए थे. अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस का जो मीनिंग है वो हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैदिक लिटरेचर. तो ये बेसिकली टेरिटरी डिटरमाइन करने के लिए की जाने वाली सैक्रिफाइसेस है, बट ये वैदिक सैक्रिफाइसेस है. एंड नाउ पाटलिपुत्र में बैठा हुआ जो किंग है वो वापस से वैदिक सैक्रिफाइसेस करने लग गया. इसके पहले वाले जो किंग है उसमें हम लोगों को ऐसा एविडेंसेस नहीं मिले हैं. किसके पास से नहीं मिले हैं? तो बेसिकली एंटायर मौर्यन डायनेस्टी, उसके पहले नंदा डायनेस्टी, उसके पहले शिशुनागा डायनेस्टी एंड उसके पहले जो था दैट इज हरण्यका डायनेस्टी. तो इसमें से किसी ने भी एज सच इतने लार्ज लेवल पे यज्ञ किया है ऐसे कोई एविडेंसेस हमारे पास नहीं थे. तो यज्ञ यहाँ पे जैसे ही परफॉर्म हुआ तो इट मार्क्स रिवाइवल ऑफ द वैदिक रिलीजन. तो यहाँ पे आपका वैदिक रिलीजन जो है तो उसका रिवाइवल अभी हम लोगों को वापस से दिखता है. इफ यू रिमेंबर लास्ट टू लास्ट वीक जब हम लोगों ने मौर्यंस तक का पीरियड कवर अप किया था, एट दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू दैट वैदिक रिलीजन को एक फैटल ब्लो था हेटेरोडॉक्स सेक्ट. कौन से? तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मगधन रूलर ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी बीसी. बट इसके बाद वाला जो पीरियड है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड, जब पुष्यमित्र शुंगा ने रिलीजियस में दैट इज बेसिकली वैदिक सैक्रिफाइसेस जब परफॉर्म करने चालू किए तो इंडिया में वैदिक कल्चर जो वो रिवाइव होना चालू हो गया. एंड दैट्स व्हाई ये शुंगा डायनेस्टी जो है अभी के लिए इंपॉर्टेंट बन गई है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली राइट विंग गवर्नमेंट इज देयर एंड फिर यहाँ से अब क्वेश्चन जो आने हैं यूपीएससी में चालू हो गए. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी. एज फार एज किंग्स आर कंसर्न देन हार्डली 100 ईयर्स के लिए ये डायनेस्टी चली. तो इनके 3-4 किंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज अग्निमित्र, वासुमित्र एंड धनादेवा. तो इस बार यूपीएससी ने अगर आप देखा होगा तो पिछले 3-4 साल में ही 2 बार ये डायनेस्टी पे क्वेश्चन पूछ लिए थे. तो एक बार क्वेश्चन आया था पतंजलि के ऊपर. तो ये जो वैदिक सैक्रिफाइसेस जिस बंदे ने करवाए थे, ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट जो था, राज पुरोहित जो था, वो था पतंजलि. तो पतंजलि वॉज इन द कोर्ट ऑफ द शुंगा किंग. शुंगा किंग कौन है? तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे पुष्यमित्र शुंगा है. तो पुष्यमित्र शुंगा ने ये वैदिक सैक्रिफाइसेस कंडक्ट करवाए थे एंड इसकी इंफॉर्मेशन ये जो है पतंजलि है उन्होंने ही हम लोगों को दी है. एंड देयर आफ्टर जो सेकंड किंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो था बेसिकली मालविकाग्निमित्र इस बुक के ऊपर. ना ये जो बुक जो है वो 5th सेंचुरी एडी में लिखी थी, कालिदासा ने लिखी है एंड इट इज बेसिकली द लव स्टोरी ऑफ द अग्निमित्र, सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, सन एंड सक्सेसर ऑफ द पुष्यमित्र शुंगा. तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो यूजुअली पूछ रही है यूपीएससी वो सोर्सेस से लेके ही ज़्यादा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से लेके ही ज़्यादा है. एज सच कल्चर में देयर आफ्टर इकोनॉमी एंड सोसाइटी में कोई इन्फॉर्मेशन यूपीएससी नहीं पूछ रही है बिकॉज उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है. सो दैट्स वाई सोर्सेज जो वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं. तो सोर्सेज कौन से इसके? तो सबसे पहले कुछ लिटरेरी सोर्सेस हैं. पतंजलि जो है ऑब्वियसली उसने ये वैदिक सैक्रिफाइसेस कंडक्ट करवाई थी तो उसने इसके ऊपर बुक भी लिख के रखा है, दैट इज बेसिकली महाभाष्य. अब ये जो महाभाष्य ये सैक्रिफाइसेस पे नहीं है, इट इज बेसिकली कमेंट्री ऑन पाणिनीज अष्टाध्यायी. ओके, तो पाणिनी का एक बुक है दैट इज अष्टाध्यायी, इसके ऊपर की कमेंट्री है. ये वाला जो बुक है पाणिनी का अष्टाध्यायी, दिस इज कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट संस्कृत ग्रामेटिकल बुक जो समवेयर अराउंड 6th से 4th सेंचुरी बीसी के अराउंड लिखा गया था. और ये वाले बुक का नॉलेज पतंजलि को भी था. तो पतंजलि वॉज जस्ट कंपेयरिंग द ग्रामेटिकल इवोल्यूशन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज. तो पतंजलि ने हमें यही बताया कि पाणिनी का जो अष्टाध्यायी है उसमें ग्रामर कैसा था और अभी मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शुंगा रूल ग्रामर के जो रूल्स है वो कैसे बदले हैं. तो बेसिकली पतंजलि's महाभाष्य इज नथिंग बट अ कमेंट्री ऑन पाणिनीज अष्टाध्यायी और उसमें उसने लिख के रखा है कि आई हैव कंडक्टेड 2 अश्वमेधा यज्ञ. किसके लिए? तो पुष्यमित्र शुंगा के लिए. देयर आफ्टर फिर हर्षचरित्र जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट बुक है. इट इज बेसिकली द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन. अब ये बुक जो है इट वॉज रिटन समवेयर अराउंड 6th सेंचुरी बीसी. गलती से यहाँ पे 8 हो गया, इट हैज टू बी 6. तो 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड
ये बुक कभी तो लिखा गया था। और ये बुक लिखा किसने था? तो भाना भट्ट ने लिखा था, हु वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना। तो ये जो बुक है वो इम्पोर्टेंट इसी के वजह से है बिकॉज इसके टोटल 3 पार्ट है। तो पहले पार्ट में भाना भट्ट ने खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि उसका लीनिएज क्या है और वो हर्षवर्धना के लिए क्या काम करता है। सेकेंड पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें उसने हिस्टोरिकली जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है तो उनकी इंफॉर्मेशन हमको दे के रखी है। तो उसमें उसने पुष्यमित्र शुंगा का भी नाम लिया है। एंड देयर आफ्टर थर्ड इंपॉर्टेंट वन इज दैट थर्ड पार्ट ऑफ द बुक इज बेसिकली रिलेटेड टू द हर्षवर्धना हिमसेल्फ, कि हर्षवर्धना की फैमिली कौन थी एंड देयर आफ्टर हर्षवर्धना ने क्या क्या काम किया है। तो दिस इज बेसिकली द बायोग्राफिकल बुक ऑफ द हर्षवर्धना, दैट इज हर्षचरित्र। तो इसमें भी हम लोगों को पुष्यमित्र शुंगा का नाम मिला है। तो बेसिकली ये जो 3 बुक है इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिए हैं, तो दैट्स व्हाई यू शॉल बी नोइंग इट कि महाभाष्य क्या था एंड देयर आफ्टर हाउ इट इज कंपेयर टू पाणिनिज अष्टाध्यायी, हर्षचरिता है हाउ इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द पुष्यमित्र शुंगा, एंड देयर आफ्टर मालविका अग्निमित्र, एज द नेम सजेस्ट मालविका एंड अग्निमित्र की लव स्टोरी है ये बेसिकली। ओके, इन डिटेल जाने का कोई सेंस नहीं है, बट एक लाइन में इतना ही याद रखना कि अग्निमित्र वॉज द किंग, उसकी एक क्वीन थी और क्वीन की हैंड्स मेडन मतलब क्वीन की एक दासी थी ये मालविका, एंड अल्टीमेटली अग्निमित्र फेल इन लव विथ मालविका। एंड ऑब्वियसली ये बात कभी ना कभी तो क्वीन को पता ही चलनी है, तो क्वीन को अल्टीमेटली पता चली, क्वीन गॉट अपसेट, शी ट्राइड टू किल मालविका बट वो कुछ हो नहीं पाया, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द सॉरो ऑफ द हस्बैंड ये जो क्वीन है उसने अल्टीमेटली मालविका को एक्सेप्ट कर लिया एंड देयर आफ्टर उन दोनों की शादी करवा दी। तो इट ऑल्सो शोज द कंटेम्प्रेरी एटीट्यूड ऑफ द पॉलीगैमी इन द सोसाइटी, कि पॉलीगैमी एकदम एक्सेप्टेड फैक्टर था और जो बीबियाँ होती थी राइट उनको मल्टीपल हस्बैंड की मल्टीपल बीबियाँ रहेंगी तो चलता था। तो दिस इज समथिंग दैट वी गेट टू नो अबाउट फ्रॉम दिस बुक। देयर आफ्टर फिर इनके कुछ हम लोगों को इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस भी मिले हैं। अगेन फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना है कि हम लोगों को एक अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेवा मिला है। अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट द अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस। तो अयोध्या का जो इंस्क्रिप्शन है वो धनादेवा का है। तो पुष्यमित्र शुंगा, उसका बेटा अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद धनादेवा वॉज द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो उसने भी अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए, ये हम लोगों को पता चला है। एंड देयर आफ्टर फिर सांची में सांची का जो गेट है उसमें आपको भरूच स्तूपा मिलता है। ये भरूच स्तूपा जो है वो भी शुंगा डायनेस्टी से ही एट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्पाइट शुंगास बीइंग अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, उन्होंने बुद्धिज्म को भी पैट्रोनाइजेशन दे के रखा था। अब ये क्यों दे के रखा था? दैट इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे जब गुप्ता में जाएंगे तब। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आपकी एक पूरी कंट्री है या फिर आपकी एक टेरिटरी है, वो टेरिटरी में आपके पास रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे? तो एक तो आएंगे एग्रीकल्चर से और दूसरा आएंगे आपके ट्रेड से। बाय द स्पेसिफिक टाइम बुद्धिस्ट विहाराज जो थे वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड थे और बुद्धिस्ट विहारा के पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ था। तो अगर आप बुद्धिज्म के अगेंस्ट जाते हो या फिर बुद्धिज्म का परसिक्यूशन चालू करते हो तो फिर गड़बड़ वाली बात है, बिकॉज बुद्धिस्ट विहारा फिर आपको फाइनेंस करना बंद कर देंगे। और अगर बुद्धिस्ट विहारा फाइनेंस करना बंद कर देंगे तो आपका ट्रेड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एंड दैट्स व्हाई नाउ वी हैव क्लियरली फाउंड दिस एविडेंसेस कि डायनेस्टी जो है वो बुद्धिज्म हो, ब्राह्मणिज्म हो या जैनिज्म हो, हर एक को अपनी अपनी जरूरत पड़ती थी। एंड दैट्स व्हाई दिस सपोर्ट सिस्टम वाज देयर, जिसको आज हम सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वाज डेवलपिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड देयर आफ्टर वन मोर एस्पेक्ट ऑफ दिस डायनेस्टी इज दैट हेलियोडोरस जो है, अगेन ही वाज अ ग्रेट एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द किंग भागभद्रा। तो भागभद्रा was the शुंगा किंग। तो उसके बेसिकली कोर्ट में ये बंदा था, दैट इज हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस जो है ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द शुंगा किंग भागभद्रा, और उसने ये वाला पिलर इंस्क्रिप्शन बना के रखा था, दैट इज बेसिकली बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है या फिर इसको बेसिकली विदिशा पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। और उसमें उसने लिख के रखा है कि आई एम द डिवोटी ऑफ वासुदेव एंड भागवत। तो वासुदेव भागवत ये बेसिकली आइडेंटिकल रिलीजियस सेक्ट है। इट अगेन शोज दैट ट्रेंड जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंडिया में जो फॉरेनर्स आ रहे थे उन लोगों ने लोकल रिलीजन जो है वो एक्सेप्ट करना चालू कर लिया था। बट जस्ट रिमेंबर हेलियोडोरस इंडो ग्रीक किंग था शुंगा किंग भागभद्रा के कोर्ट में। एंड 113 BC में ही हैज गिवन दिस पिलर इंस्क्रिप्शन, या फिर उसने ये पिलर जो वो बनाया था पैट्रोनाइज किया था, और उसके इंस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोगों को भागभद्रा का भी नाम पता चलता है, हेलियोडोरस के बारे में भी पता चलता है। एंड बेसिकली हेलियोडोरस ओवर हियर इज सपोर्टिंग दी
हिंदू रिलीजन और वैदिक रिलीजन का इज वन ऑफ द कल्ट जो है, वो कल्ट को आप बोलोगे भागवतिज्म, तो उसको भी ये सपोर्ट कर रहा है। Thereafter फिर as far as decline is concerned, then what goes around comes back around, right? तो जैसे फाउंडर जो था वो मिलिट्री कमांडर था, उसने राजा को मारा और अपनी डायनेस्टी चालू कर ली, तो वैसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इनका एक मिलिट्री कमांडर था, दैट इज वासुदेव कानवा। ओके, तो वासुदेव कानवा वॉज अगेन मिलिट्री कमांडर। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द लास्ट शुंगा रूलर, उसका नाम था देवाभूति। ही किल्ड देवाभूति एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। नाउ ये जो कानवा डायनेस्टी है, ये भी एक ब्राह्मणिकल डायनेस्टी ही है। पुरानास से हम लोगों को इनके ऊपर इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो पुरानास ने हम लोगों को इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देके रखी है कि कानवास डायनेस्टी जो है वो ब्राह्मणिकल डायनेस्टी है। उसका जो फाउंडर है दैट इज वासुदेव कानवा, उसने लास्ट पुष्यमित्र शुंगा रूलर जो है दैट इज देवाभूति, उसको मार के पूरा का पूरा जो थ्रोन है वो एज्यूम कर लिया था। एंड देयर आफ्टर फिर ओके कानवा डायनेस्टी। नाउ एज फार एज कानवा डायनेस्टी इज कंसर्न, देन कोई बड़ी डायनेस्टी थी नहीं, हार्डली 50 ईयर्स के लिए चली है। 73 से लेके दे स्टार्टेड इन 73 एंड एंडेड इन 28 BC। तो रफली यू कैन से दैट फॉर 45-50 ईयर्स में ही ये डायनेस्टी थी। एंड अगेन पुरानास ने जो है हम लोगों को इनके 4 राजास के नाम दे के रखे हैं। तो वासुदेव कानवा हु इज बेसिकली द फाउंडर, thereafter Bhumimitra, Narayana, and thereafter Susaraman. And thereafter Purana has given us one more information कि इनका जो last king है, okay, that was killed by Simuka, and Simuka was the founder of the Andhra. आंध्रा को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है सातवाहना से, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इनके बस 4 रूलर्स के हम लोगों को नाम पता है, ब्राह्मणिकल थे ये पता है, बट इसके अलावा एज सच हम लोगों को नहीं पता। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव गॉट टू नो फ्रॉम दी पुराना। नाउ ये जो पुराना है इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन में चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि ये गुप्ता के टाइम पे जो यूजुअली है पुरानास लिखे थे। एंड बेसिकली इट इज गिविंग अस द लीनिएज ऑफ एंशियंट इंडियन किंग। तो एंशियंट इंडिया के जितने भी राजा थे ओके, तो उनके नाम हम लोगों को पुराना से मिलते हैं। पुराण एज द नेम सजेस्ट ओल्डर, तो ओल्ड मतलब पुराण मतलब बेसिकली इट इज गिविंग अस द एंटायर इतिहास बिफोर द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के पहले कौन सी डायनेस्टीज इंडिया में थी, उन सब डायनेस्टी जो थे उनके कौन से रूलर थे, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को पुराना से मिलती है। और ये गुप्ता टाइम में कहीं ना कहीं पे तो लिखे गए थे। इनके बारे में जब देखेंगे गुप्ताज में जाएंगे तब थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही याद रखना। एंड आफ्टर कानवास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोगों को यही से मिलती है। एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। मेन से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिकॉज हार्डली 150 ईयर्स में ये दोनों डायनेस्टीज आके खत्म हो गई थी। बट इससे हम लोगों को एक और चीज पता चलती है कि इन दिस पर्टिकुलर पीरियड जब ये वाली डायनेस्टी जब खत्म हो रही थी तो पाटलिपुत्र का जो सिग्निफिकेंस था वो भी थोड़ा सा खत्म हो रहा था। एंड पाटलिपुत्र से सारा का सारा जो सिग्निफिकेंस है वो कहाँ पे जा रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखोगे तो मैंने आपको बताया भी था कि जो इन्वेडर्स थे एंड देयर आफ्टर इवन साउथ इंडियन रूलर थे वो पाटलिपुत्र में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। वो किस में इंटरेस्टेड थे, तो मथुरा वाले एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बिकॉज ये मथुरा जो है इट वॉज अ कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द उत्तर पथ एज वेल एज दक्षिण पथ। एंड फिर ये मथुरा से सारा का सारा ट्रेड डायरेक्टली अफगानिस्तान में कनेक्ट होता था। एंड अफगानिस्तान से फिर आपका जो सिल्क रूट है एंशिएंट इंडिया का वो चलता था, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को ये एविडेंस क्लियरली दिखा कि बाय द टाइम ऑफ द शुंगा कानवा ये वाले जो रूलर यहाँ तक थे तब तक पाटलिपुत्र का जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो चुका था। एंड देयर आफ्टर मथुरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सिग्निफिकेंस बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट। तो थोड़े से लिंकेजेस अभी आपको थोड़े से अपने लेवल पे बनाने पड़ेंगे। बट अगेन इफ यू कम टू दिस स्पेसिफिक मैप देन ये वाली जो डायनेस्टीज है दोनों ओके ये भी अभी हम लोगों ने कवर कर लिए। इंफॉर्मेशन जितनी इंपॉर्टेंट है वही इतनी याद रखो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर जीएस एंड प्रीलिम्स पर्पस। बट एज फार एज इन्वेजन इज कंसर्न ये हम लोगों ने देख लिया था, वाई मथुरा इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। एंड फिर हमने ये भी देखा था कि मथुरा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हुआ करती थी इनके एम्पायर की। तो अगर आपको फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा याद रहेगा तो ये वाले जो रूलर थे शकास, तो शकास की वन ऑफ द ब्रांच वॉज रूलिंग इन मथुरा। 57-58 BC में विक्रमादित्य ने शका के रूलर को हराया था। एंड देयर आफ्टर फिर विक्रमादित्य बिकेम इम्पोर्टेंट टाइटल। मैंने बताया भी था कि थ्रू आउट एंशिएंट इंडिया ये विक्रम संवत जो 57-58 BC में जो चालू हुआ था
इसके बाद हमको थ्रू आउट एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया 14 किंग मिले जिनके नाम हम लोगों को विक्रमादित्य मिले हैं। तो शकास का भी ये जो ईस्टर्न मोस्ट फ्रंटियर यही था। एंड आफ्टर हम लोगों ने फिर कुषाण के टाइम पे भी देखा था कि जो कुषाण जो आए थे, तो कुषाण का जो ग्रेटेस्ट रूलर था कनिष्क, उसके दो बेसिकली कैपिटल थे। एक कैपिटल था उसका पेशावर एंड आफ्टर जो दूसरा कैपिटल था वो मथुरा। तो इट क्लियरली शोज कि पाटलिपुत्र का जो सिग्निफिकेंस है वो खत्म हो चुका था एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है इंडिया का वो नॉर्थ वेस्ट पे शिफ्ट हो चुका था। बट यू कैन कंसिडर फॉर्चुनेटली फॉर दी मगध वाला एरिया कि अल्टीमेटली ये जो सिग्निफिकेंस है वो वापस पाटलिपुत्र में लाने का काम किया। एंड ये वाला जो काम है वो किसने किया, तो गुप्ता किंग ने किया। ओके और ये पाटलिपुत्र में क्यों आया, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम मगध, जो एंशिएंट टाइम पे मगधन डायनेस्टी ने, मतलब बिंबिसारा से लेके अशोका तक जितने भी रूलर ने काम किया था पूरा इंडिया कैप्चर करने का, नाउ वी कैन क्लियरली सी वो प्रोसेस ऑफ गुप्ता रूलर ने हु वर अगेन रूलिंग दी मगध, उन्होंने वापस चालू कर दिया। तो पहले किंग से लेके लास्ट ग्रेटेस्ट किंग दैट इज स्कंदगुप्ता, जितने भी इनके किंग थे उन लोगों ने एक एक करके डिफरेंट टेरिटरीज जो है वो कैप्चर करना चालू कर दिया। एंड अगेन नॉर्थ इंडिया जो है इट केम अंडर द यूनिफाइड कमांड ऑफ द गुप्ता रूलर। और जो गुप्ता रूलर कहाँ के थे, तो मगध के थे और इनकी भी कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र की थी। तो दिस पीरियड कैन बी कंसिडर्ड एज अ सॉर्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ दी यू कैन कंसिडर गुप्ता एज वेल एज मगध डायनेस्टी। तो गुप्ता चालू करेंगे, उसके पहले अगर कोई डाउट रहेगा तो आई विल गिव यू अ मिनट। ओके अगर कोई भी डाउट अगर आपको रहेगा तो आई विल गिव यू अ मिनट एंड देन लेट मी नो। तो हैंड आउट जो है वो हैंड आउट में आपको ये पहली वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके ये सिर्फ मेरे पीपीटीज में मिलेंगी। ये कानवा वाला जो है एंड आफ्टर ये शुंगा वाला है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट कवर्ड अप ही नहीं है। आई डोंट नो भाई ये ओल्ड एनसीईआरटी में कवर अप नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 4 साल में 2 बार अब वो शुंगा के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एंड सिंस इट इज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म की बातें अब यहाँ पे हो रही है, तो ये वाला जो पीरियड है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। एक और फैक्चुअल डाटा इसमें जो मैं आपको देना भूल गया या फिर मैंने थोड़ा सा उसको इग्नोर भी किया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो कभी पूछेंगे, बट ये जो सैक्रिफाइसेस जो हुए थे 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस, तो इंडिया का एक लॉ बुक था पुराने जमाने में, मनुस्मृति। ये मनुस्मृति इज बेसिकली स्मृति ऑफ मनु। तो मनु जो है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में एक लॉ गिवर था, बड़ा ब्राह्मण था। एंड ऐसा माना जाता है कि ये भी शुंगा के पीरियड में ही था। तो भले ही पतंजलि ने अपने बुक में कुछ नहीं लिख के रखा, बट मनुस्मृति ने मतलब मनु ने अपना जो बुक है मनुस्मृति उसमें क्लेम किया है कि ये जो अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस हुए थे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बट सिंस इट वॉज हैवीली क्रिटिसाइज्ड बाय दी ड्राफ्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर, तो मुझे नहीं लगता यूपीएससी इसके ऊपर जाएगी कभी। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जो आपको अब ना कभी पढ़ने मिलता है और इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई चोज टू इग्नोर इट, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके ऑप्शनल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ओके जीएस में इतना नहीं, बट हियर समवेयर हम लोगों को मनुस्मृति के एविडेंसेस मिलना चालू हुआ है कि जो अर्लियर वर्जन है ओके वो यही कहीं पे तो पुष्यमित्रा शुंगा के टाइम पे डेवलप हुआ रहेगा। बट चलो एनीवेज विल मूव फॉरवर्ड। ओके तो एनी डाउट, ओके एनी डाउट अगर कुछ रहेगा तो फिर टेल मी। स्टिक क्यों अगर वो रूल कर रहे थे तो क्षत्रिय हो गए ना, क्योंकि वर्ण वाज गिवन बाय द कर्मा नॉट बाय द बर्थ। अच्छा ये आपको किसने बोला कि वर्ण वाज गिवन बाय कर्मा एंड नॉट बाय बर्थ, पहले आप मुझे वो बताओ। राइट हाँ, रियल मीनिंग ऑफ द वर्ण रिटन इन वेदास सेड बाय चाणक्य। अब ये वेदास एंड चाणक्य के ऊपर यार बहुत मैंने कमेंट्री और बात कर ली है। पहले वाले लेक्चर्स जाके देखोगे कि उनका वर्जन क्या है और वो क्या है क्या नहीं है, नॉट राइट नाउ राइट। बट वर्ण जो है इट क्लियरली सजेस्ट कि वर्ण का जो एक्चुअल मीनिंग है ये कलर होता है। ओके जैसे आप आज भी अगर काला बंदा अगर रहेगा तो उसको संस्कृत लैंग्वेज में कृष्ण वर्णीय बोलोगे। तो वर्ण इज बेसिकली कलर एंड कलर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बर्थ। तो जब आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में आई तो ऑब्वियसली आर्यन सिविलाइजेशन ने ये कलर के ऊपर यू कैन कंसिडर कि ये जो डिस्टिंक्शंस है वो बनाने चालू कर दिए एंड अल्टीमेटली इट वाज रिलेटेड टू द बर्थ ओनली। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। फिर चाणक्य जो है तो ऑब्वियसली उसको ब्राह्मणिकल ऑर्डर बनाना था। तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर बनाने के टाइम पे ऑब्वियसली उसने बहुत सारी जो डिफरेंट थियरीज दी थी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ब्राह्मणिकल ऑर्डर और वैदिक रिलीजन। उसके बारे में भी अब बात हो चुकी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल ऑन इट अगेन। ठीक है, तो वर्ण वॉज ऑलवेज हेरेडिटरी और समथिंग लाइक दैट यू कैन कंसिडर बर्थ बेस्ड एस्पेक्ट जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब हमने ये भी देखा था कि ये हेरेडिटरीशिप कैसे आई, तो मैंने आपको बताया भी था कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में नॉलेज मोनोपोली हुई। नॉलेज मोनोपोली जब होती थी तो जब बाप है अपना नॉलेज किसको देगा, बेटे को देगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आज के टाइम पे आप और मैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकती है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना के रखा है। तो आई कैन चूज टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, केमिस्ट, देयर आफ्टर इवन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस टाइम पे स्कूल कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, नॉलेज मोनोपोली हुआ करती थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हेरेडिटरीशिप सोसाइटी में अपने आप आने लग गई बिकॉज बाप को जो प्रोफेशन आता है वो बचपन से ही बेटे को पास ऑन कर लेता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम ऐसे ही डेवलप हो गई। तो ब्राह्मणा का जो नॉलेज है उतने बेटे को ही मिलेगा, क्षत्रिय का जो नॉलेज है उसके बेटे को ही मिलेगा, वैश्य का जो नॉलेज है उसके बेटे को ही मिलेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो हेरेडिटरीशिप है सोसाइटी में आनी चालू हो गई। ओके, यस, हाँ। नहीं यार, विक्रमादित्य पारमार डायनेस्टी वगैरह कहाँ पे आ गया यार, पहले वाले लेक्चर देखो यार। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द प्रीवियस लेक्चर्स। मैंने सारी चीज़ अब पहले एक्सप्लेन करके रखी है, इट इज़ अवेलेबल राइट, यूट्यूब पे पड़े हैं सारे लेक्चर, सारे देखोगे एंड फिर आके आर्ग्यूमेंट करोगे, नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, मैंने जो छोटी स्टोरी थी 57-58 BC वाली वो भी अभी आपको समझा दी थी। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई ये जो विक्रमादित्य टाइटल है वो 14 किंग के पास हम लोगों को मिला है। सबसे पहला जो किंग है, ओके, ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द टाइटल, या फिर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो 58 BC में हम लोगों को मिला है, जिसने शका डायनेस्टी को हराया। एंड विक्रम संवत जो है, जो आपका जो कैलेंडर भी माना जाता है, जैसे शका संवत है वैसे विक्रम संवत, तो विक्रम संवत का फाउंडर है विक्रमादित्य। ओके, या हाँ हाँ, ठीक है यार। मनुस्मृति के ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल एनीथिंग। ओके, दैट्स एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ फॉरगॉटन हिस्ट्री, उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव कर लो और बात खत्म करो। ओके, आई एम नॉट गोना ड्वेल ऑन इट, दैट इज फॉर द ऑप्शनल, जीएस के लिए नहीं। ठीक है, ओके, यस। सो एनीथिंग एल्स गाइज, और अगर डाउट रहेगा देन लेट मी नो, अगर और कोई डाउट रहेगा। यस, ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अगेन अगर कोई भी डाउट रहेगा देन लेट मी नो जल्दी जल्दी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड गाइज। ठीक है, यस, ओके। देखो ये शुंगाज ने जो स्तूपा डिस्कवर किए थे उसके बारे में भी अब मतलब आई डोंट नो कहाँ से आपको ये नॉलेज आता है और आपको मैं कैसे ये चीज़ें समझाऊं। हिस्ट्री में हम लोगों के पास टाइम मशीन तो है नहीं। तो ये जो पुष्यमित्र शुंगा जो है उसके बारे में हमेशा एक कहा जाता है कि ही इज़ बेसिकली द डिस्ट्रॉयर ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत गलत इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी है तारनाथ ने। तो तारनाथ जो है इट इज़ बेसिकली 6th सेंचुरी AD में ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क था और ये तिब्बेटियन बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो ये जो तिब्बेटियन बुद्धिस्ट मॉन्क है उसने सबसे पहले ये क्लेम किया था कि ये जो पुष्यमित्र शुंगा है उसने बुद्धिस्ट स्तूपा जो है वो तोड़े है एंड आफ्टर उसने 100 गोल्ड दिनार का बेसिकली गिफ्ट रखा था ऑन द हेड ऑफ ईच एंड एवरी बुद्धिस्ट मॉन्क। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है तारनाथ ने। बट अब प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा था कि गोल्ड कॉइन जो है दैट इज दिनारा, ये सबसे पहले इंडिया में इंडो ग्रीक्स लेके आए थे और इंडो ग्रीक का जो रफ पीरियड है वो पुष्यमित्र शुंगा के बाद वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर ये ऐसे हुआ रहेगा तो आप सोचिए एक राजा चाहता है कि पूरा रिलीजन खत्म हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये चीज़ करने के लिए, आपको बस एक रॉयल ऑर्डर इशू करनी है एंड यू कैन हैव इजीली एनहाइलेटेड द एंटायर रिलीजन। वो हुआ नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हीं के पीरियड में हम लोगों को ये वाले एविडेंसेस भी मिले हैं कि सांची के जो स्तूपा है उसमें शुंगाज ने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। एंड फिर ये जो धनानंदा का अयोध्या का इंस्क्रिप्शन है उसमें उसने क्लेम भी किया है कि बुद्धिस्ट रिलीजन, जैन रिलीजन एज वेल एज हिंदू दैट इज ब्राह्मणिकल रिलीजन तीनों मेरे एरिया में फ्लरिश हो रहे हैं। तो दैट्स अब ये जो तारनाथ वाला जो अकाउंट है वो आपको ओल्डर वर्जन ऑफ द एनसीईआरटी में मिलता है, नए वर्जन ऑफ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अब ये बाय एंड लार्ज हम लोगों ने रिफ्यूट कर दिया है कि ये सच नहीं है। तो एज सच मतलब लार्ज स्केल परसिक्यूशन जो है जो क्लेम किया जाता है पुष्यमित्र शुंगा का वो नहीं हुआ है। ओके, तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसमें अगर मैं कोई चीज़ नहीं बोल रहा तो उसको आप गलत मानोगे बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च नाउ। ठीक है, चलो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, हाँ, इट वॉज गुड, इट वॉज ऑब्वियसली गुड राइट। सो बुद्धिस्ट मॉन्क की जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड गौतम बुद्धा का जो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था दैट उन्होंने जो त्रिरत्न दिए थे दैट इज बुद्धा हिमसेल्फ, मतलब आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, देयर आफ्टर बुद्धा का धम्म, तो धम्म का मतलब होता है माई मैसेजेस। तो जो गौतम बुद्धा के जो
मैसेजेस है, जो सारे के सारे फिलोसॉफी हमने देखे वो। एंड देयर आफ्टर बुद्धा ने एक संघ क्रिएट किया था, दैट इज ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन। इनका काम क्या था कि आप ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल छोड़ दो एंड देयर आफ्टर आप मोनेस्ट्रीज में आके रहो। मोनेस्ट्रीज को ये लोग क्या बोलते थे? विहारा। 3 स्ट्रक्चर हमने पहले ही डिस्कस किए थे, चैत्य, विहारा एंड स्तूपा क्या होते हैं। तो मोनेस्ट्री में दैट इज विहारा में आके रहो। तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ये बुद्धिस्ट संघ बनना चालू हो गया, ओके, दैट इज बेसिकली विहारास बनने चालू हो गए। तो आप सोचिए, अगर मॉन्क अगर दक्षिणा भिक्षा मांग के अगर जी रहा है, ही इज बेसिकली लिविंग ऑन दान एंड दक्षिणा, तो अब यार गरीब विलेज में जाके तो दान एंड दक्षिणा नहीं मांगेगा, वहां पे लोगों के खुद के खाने के लिए वो तो इनको कुछ दे नहीं पाएंगे। तो ये लोग कहाँ पे दक्षिणा मांगेंगे, कहाँ पे दान मांगेंगे? एक तो कैपिटल सिटी में जहाँ पे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल राजा रह रहे हैं, या फिर एक ट्रेडिंग टाउन में जहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स रह रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, ये जो संघ जो है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो है उसके अराउंड आना चालू हो गए। तो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स के अराउंड ये जो बुद्धिस्ट संघ, मतलब ये जो मोनेस्ट्रीज है वो बनना चालू हो गई। अब ये मोनेस्ट्री बनी तो मोनेस्ट्री में क्या हुआ, आजू बाजू वाले जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने दान देना चालू कर दिया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके पास आ गई हिस्टोरिकली एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अब वेल्थ जैसे इनके पास आई तो यार ऑब्वियसली आप सोचिए, आप घर में बैठे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो आप दान दक्षिणा पे जीना पसंद करोगे या फिर ये जो वेल्थ है उसको इन्वेस्ट करके उससे जो पैसा है उस पर जीना पसंद करोगे। तो वही चीज़ इनके साथ हो गई, राइट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने जो हिस्टोरिकली एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो इन्वेस्ट करना चालू कर दी। और इनको एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी हुआ कि इनके जो सेंटर जो थे वो एक तो कैपिटल सिटी में थे या फिर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन में थे। तो इसके वजह से ना इनका एक अच्छा बिजनेस नेटवर्क बन गया। एंड दिस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट विहारा जो है, दिस स्टार्टेड टू एक्ट लाइक अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और जब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के जैसा काम आप करने लगोगे तो ऑब्वियसली आप प्लेजर की तरफ बढ़ोगे, आप बुद्धा का जो धम्म है उसको छोड़ दोगे। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि ये बुद्धिस्ट ऑर्डर जो डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि मॉन्क ने अपना जो ओरिजिनल काम है धर्म फैलाने का वो छोड़ दिया एंड देयर आफ्टर धंधा करने बैठ गए, बिजनेस करने बैठ गए, राइट। और ये जो बिजनेस ही करना ही चालू कर दिए, इसके वजह से फिर किंग जो है उनको भी इसको सपोर्ट करना ही पड़ता था। कैसे नहीं करोगे, राइट। कोई भी किंग जो है अपने कंट्री में या फिर अपने टेरिटरी में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, राइट। तो एक बेसिकली यू कैन कंसिडर फैक्टर ऑफ कोऑपरेशन जो था वो अब सोसाइटी में डेवलप्ड होना चालू हो गया। एंड दिस वाज क्वाइट क्रूशियल कि आप देखोगे कि वैदिक रिलीजन रिवाइव क्यों किया, बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों किया। बिकॉज अशोका के बाद, ओके, अशोकवर्धन मौर्य के बाद ब्राह्मण रिलीजन जो है उनका कोर्ट प्रेजेंस कम हो गया, वो बेसिकली ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा चले गए विहारास के वजह से और देयर स्ट्रेटेजिक पोजीशन के वजह से। ऑन दी अदर हैंड जो ब्राह्मणा थे उनको ट्रेड में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, उनको तो दिमाग वाले काम में इंटरेस्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट था। एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सीन। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर जैसे जैसे ट्रेड डिक्लाइन होते गया तो ट्रेड डिक्लाइन होते गया तो बुद्धिस्ट पोजीशन डिक्लाइन हो गई। एंड जो आपकी ब्राह्मणिकल पोजीशन है वो एक तो स्टेबल रही और इंक्रीज भी होगी बिकॉज ये लोग कोर्ट में बैठे थे। तो दिस इज समथिंग जो रफ प्रोसेस जो है वो हिस्ट्री में हम लोगों को मिली है। तो आई होप इट इज क्लियर कि ये जो बुद्धिस्ट या फिर जैन मॉन्क होते थे या फिर ये रिलीजन जो होता था उसको हिंदू लोग होते थे या फिर वैदिक रिलीजन जो है वो इतना पैट्रोनाइजेशन क्यों देते थे। तो वैदिक रिलीजन पैट्रोनाइजेशन इसीलिए देता था बिकॉज इनकी जरूरत थी। वी नीड मनी इन ऑर्डर टू carry the entire empire, we need money to run the entire administration, without money your administration cannot run. So that is the basic aspect. I hope it is quite clear. ठीक है, yes, okay, thereafter anything else? चलो, I hope it is quite clear. अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा guys then let me know, otherwise I'll move forward meanwhile. तो अब गुप्ता किंग्स देखते हैं। नाउ हमने देखा कि पहले तो आपके पास थे ये दोनों डायनेस्टीज, दैट इज शुंगा एंड कानवा। फिर हमने ये भी देखा था कि सातवाहना जो है उन्होंने अल्टीमेटली कानवास को हराया, मतलब जो लास्ट कानवा किंग जो है सुसारमन, ही वाज डिफीटेड बाय दी सिमुका हु वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। एंड अल्टीमेटली फिर हम लोगों को गुप्ता के टाइम पे ये एविडेंसेस मिले हैं कि सातवाहना का प्रेजेंस यहाँ पे कम हो गया था, कुशानास का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ गया था। एंड गुप्ता जो है वो कुशानास के लिए इनिशियल लेवल पे काम करते थे, पर जैसे कुशाना का इन्फ्लुएंस कम हुआ, ओके, कन्नौज के आगे वाले एरिया में गुप्ता जो उन्होंने अपना जो वापस से टेरिटोरियल कंसोलिडेशन है वो चालू किया। इनका जो एक्चुअल फाउंडर है दैट इज बेसिकली श्री गुप्ता, समवेयर अराउंड 240 के अराउंड ही एस्टेब्लिश्ड दिस गुप्ता एम्पायर।
बट श्रीगुप्ता एंड देयर आफ्टर उसका बेटा दैट इज घटोत्कच, ये दोनों जो किंग है इनके बारे में हम लोगों को एज सच नहीं पता, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट किंग माने जाते हैं, नॉट दैट बिग और नॉट दैट ग्रेट। घटोत्कच का जो बेटा है दैट इज चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, ही इज नाउ कंसिडर्ड एज द रियल ग्रेट किंग और द रियल फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। तो अगर आपको याद रहेगा हम लोगों ने जब मौर्यन डायनेस्टी की थी तो हमने एक प्रोसेस देखी थी कि पहले बिंबिसारा था एंड बिंबिसारा के बाद था अजातशत्रु, राइट। तो बिंबिसारा एंड अजातशत्रु के टाइम पे हमने देखा था कि बिंबिसारा ने मैरिज अलायंस की एंड मैरिज अलायंस से एक टेरिटोरियल कंसोलिडेशन या फिर टाइम ऑफ पीस लाया था एंड वो पीस के ऊपर फिर अजातशत्रु ने क्या किया था, लेटर ऑन बिल्ड करके पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन एंड देयर आफ्टर पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट खेली थी। तो यही सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा बाप एंड बेटे ने चालू कर दी। तो एज फार एज चंद्रगुप्ता द फर्स्ट इज कंसर्न, तो उसने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस फॉर्म करना चालू किए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस वाज विद द एंशियंट लिच्छवी ट्राइब। अगर आपको याद रहेगा बिंबिसारा जो है उसने भी लिच्छवी ट्राइब के साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस की थी, अगर आपने वो महाजनपदा वाला लेक्चर मेरा देखा होगा तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस के वजह से पाटलिपुत्र जो है सराउंडिंग टेरिटरी से दोस्ती कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ विच पाटलिपुत्र में शांति थी एंड दिस पर्टिकुलर शांति वाला पीरियड है वो हमेशा आपको लगता है, क्यों लगता है, बिकॉज ये शांति वाले पीरियड में आप रिसोर्स ऑगमेंट करोगे, रिसोर्सेज जमा करोगे एंड जमा करने के बाद एक बड़ा युद्ध खेलोगे, वॉरफेयर खेलोगे। बहुत नॉर्मल है, आप हिस्ट्री में कोई भी बड़ा वॉरफेयर वाला पीरियड है उसको उठा के देखिए, आपको यही मिलेगा। हिटलर, राइट, तो हिटलर ने भी 1933 में ही केम इनटू पावर, बट 33 से लेके 39 तक ओके ही वाज ऑन द टेरिटोरियल कंसोलिडेशन इन द सेंस दैट पीस उसने एक बनाए रखा था आर्टिफिशियल, और ये आर्टिफिशियल पीस में उसने अपने सारे रिसोर्स ऑगमेंट किए एंड 39 पे ही वेंट ऑन टू आउटब्रेक वॉर। वैसे आप तो नेपोलियन का नाम सुना होगा, तो नेपोलियन ने 1799 से लेके 1804 तक फ्रांस में एंड यूरोप में एक वर्चुअल पीस बनाए रखा था जिसमें अपनी पोजीशन ऑगमेंट कर रहा था एंड देयर आफ्टर 1804 के बाद ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन एम्परर ऑफ द फ्रांस एंड देयर आफ्टर ही एम्बार्क्ड अपॉन द वेरी इलैबोरेट पॉलिटिकल या फिर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। तो वैसी ही प्रोसेस हम लोगों को एंशिएंट इंडिया में भी दिखी है एंड देयर आफ्टर गुप्ता टाइम पे भी दिखी है। जो फर्स्ट किंग है इसको ग्रेट इसीलिए माना जाता है बिकॉज ऑफ हिज मैट्रिमोनियल अलायंस, जिसने मगध के आजू बाजू वाला एरिया है वहां पे शांति लाई फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स एंड देयर आफ्टर इसी शांति के ऊपर इसका जो बेटा है, मतलब जो रिसोर्स ऑगमेंट हुए थे वो अपने बेटे ने, इसके जो बेटा है उसने फिर इलैबोरेटली यूज किए इन ऑर्डर टू कैरी आउट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। देयर आफ्टर इसका जो रेन है वो गुप्ता ईरा के लिए भी फेमस है, ओके। तो ही एस्टैब्लिश न्यू गुप्ता ईरा इन 319 8। ये ईरा वाला जो कंसेप्ट है वो भी हम लोगों ने बहुत इलैबोरेटली पहले ही डिस्कस किया था। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी फॉलो होता है, तो बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला अभी वाला जो ईरा है उसको आप एडी बोलोगे या फिर क्राइस्ट ईरा भी बोलोगे, मतलब दिस इज रिलेटेड टू द क्रिश्चियनिटी, राइट। वैसे हम लोगों ने एक शका कैलेंडर भी देखा था, तो शका ईरा जो है दैट इज बेसिकली शका कैलेंडर। हमने देखा था कि ये 78 एडी में चाष्टाना ने बनाया था। मैंने आपको इसके ऊपर की स्टोरी भी बताई थी कि पहले वाला जो कैलेंडर है ये कुशाना रूलर जो है दैट इज बेसिकली योर ये कनिष्क जो है उससे एट्रीब्यूट होता था, बट अब ये शका रूलर चाष्टाना का कैलेंडर माना जाता है। जब वो 78 एडी में थ्रोन पे बैठा तो उसने अपना एक नया कैलेंडर चालू किया जिसको आप शका कैलेंडर बोलोगे। वैसे अगर मैं गुप्ता ईरा चालू हुआ ये बोलूंगा तो उसका मतलब क्या हुआ, तो 319 एडी में ओके ये जो बंदा है दैट इज चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, वो थ्रोन पे बैठा एंड उसने अपना एक नया कैलेंडर चालू कर दिया। तो एज फार एज एंशिएंट इंडिया इज कंसर्न ये 3 कैलेंडर काफी इंपॉर्टेंट है, एक ये शका, देयर आफ्टर ये गुप्ता, और जो तीसरा वाला जो विक्रम संवत जो मैंने आपको बताया था, ओके ये विक्रम संवत और विक्रम ईरा वाला कैलेंडर जो विक्रमादित्य ने चालू किया था 58 BC में बाय डिफीटिंग लोकल शका रूलर, शकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, एंड विक्रमादित्य इज कंसिडर्ड एज अ किंग ऑफ मथुरा इन 58 BC। ये 3 कैलेंडर इंडिया में इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल डाटा के लिए, थोड़ा सा इतना ही याद रखना, 58 BC, 78 AD एंड 319 AD। और ये कैलेंडर क्या होता है कि तो जब नया बड़ा किंग आता है तो अपना खुद का कैलेंडर इशू कर देता है कि भाई आज से दुनिया की शुरुआत हुई, गॉट इट। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो अगर आपको गुप्ता कैलेंडर का अभी का ईयर चाहिए तो 2022 चल रहा है, उसमें से आप 319 साल निकाल दीजिए। वैसे अगर आपको विक्रम संवत अगर चाहिए तो अभी 2022 चल रहा है, ये 58 BC का है, मतलब क्रिश्चियन ईरा के पहले का है, तो इसमें आप 58 ईयर जो वो ऐड करोगे
एंड ये अगेन 78 AD का है। तो अगर इसका भी आपका अभी डेट चाहिए तो आप अपने वाला जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर उसमें से 78 ईयर्स है उसको निकाल दीजिए, बिकॉज ये 78 AD में चालू हुआ है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कैलेंडर एंड चंद्रगुप्ता द फर्स्ट। द सन इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। समुद्रगुप्ता, इसका नाम इंडिया में बाय एंड लार्ज सबने सुना रहता है। तो समुद्रगुप्ता जो है ही बेसिकली एम्बार्क्ड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट इन एन इलेबोरेट वे। तो इसके बारे में जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिली है। ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हमने देखा भी था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो अशोका की जो पॉलिसी ऑफ धम्मा है उसमें एक इलाहाबाद पिलर भी है। इलाहाबाद पिलर जो है उसके ऊपर हम लोगों को अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। देयर आफ्टर हम लोगों को समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शन मिले हैं एंड देयर आफ्टर हम लोगों को जहांगीर के इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। ओके, तो अशोका इज बेसिकली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द धम्मा। समुद्रगुप्ता की ये प्रशस्ति है। तो अगर गलती से क्वेश्चन आ गया ओके दैट इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, और नीचे तीनों के भी नाम आए तो प्रशस्ति ये वाला जो वर्ड है वो आपको समुद्रगुप्ता से ही एसोसिएट करना है। तो वीरसेना जो है बेसिकली कोर्ट पोएट, सॉरी हरिसेना बेसिकली कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्ता का। उसने अपने मालिक के लिए, राजा के लिए, दैट इज समुद्रगुप्ता के लिए एक बड़ा प्रेज लिख के रखा है। एंड ये प्रेज में उसने बताया है कि ये जो समुद्रगुप्ता है उसने पहले 3 आर्यवर्त के जो किंग है उनको हराए। देयर आफ्टर उसने 9 नॉर्थ इंडियन किंग्स को हराया एंड देयर आफ्टर 12 साउथ इंडियन किंग्स को हराया। तो टोटल 24 वॉरफेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को ये पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलती है। एंड दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज ये पिलर इंस्क्रिप्शन का जो एंड जहां पे होता है वो एंड में हरिसेना ने कुछ कुछ चीजें और मेंशन करके रखी है। तो हरिसेना ने क्लेम किया है कि ये वाले जो एरिया है ओके ये वाले एरिया जो है ये मतलब इसमें से कुछ कुछ टेरिटरी समुद्रगुप्ता ने अनेक्स कर ली। ऑन दी अदर हैंड ये जो नीचे वाले जो एरिया है साउथ इंडिया वाले इनको पहले ग्रहण कर लिया एंड ग्रहण के बाद इनको मोक्ष दे दिया। एंड दिस इज अगेन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द इंडियन फ्यूडलिज्म, जहां पे एक राजा दूसरे राजा को हरा रहा है एंड हराने के बाद उसकी टेरिटरी कैप्चर नहीं कर रहा है, उसको एज अ सबसर्विएंट फ्यूडल लॉर्ड है रूल करने को अलाउड कर रहा है। एंड यही हम लोगों को ये ग्रहणा एंड मोक्ष वाले कंसेप्ट में चीजें पता चल रही है। एंड दैट्स अगर आपने मैप भी देखा होगा तो डिस्पाइट समुद्रगुप्ता बिंग द किंग ऑफ द एंटायर इंडिया, इनका जो मैप है वो यूजुअली यही तक कंसिडर किया जाता है बिकॉज साउथ इंडिया के जो 12 किंग के इन्होंने जो नाम दिया है उनको पहले इन्होंने ग्रहण कर लिया एंड देयर आफ्टर मोक्ष कर लिया। अब ये इन्होंने बता दिया बट भाई हम यकीन इसके ऊपर कैसे रखेंगे, हमारे पास तो कोई एविडेंसेस चाहिए राइट। तो साउथ इंडिया में ना इनका कोई लिटरेरी एविडेंस हम लोगों को मिला है, ना इनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को मिला है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्थ इंडिया में अपार्ट फ्रॉम इलाहाबाद प्रशस्ति बाकी कोई भी लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि समुद्रगुप्ता ने साउथ में जाके साउथ कैप्चर किया था। एंड दैट्स वाई फिर ये इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति भी आप इसको बोलोगे, तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति है ये काफी डिबेटेबल मैटर है इंडिया के हिस्ट्री में अभी भी कि एक्चुअल में गुप्ता डायनेस्टी ने कभी पूरे इंडिया पे राज किया भी था या नहीं किया था। क्योंकि ये जो ग्रहण एंड मोक्ष वाला कंसेप्ट है ये सुनने में अच्छा लगता है बट एज अ हिस्टोरियन हम इसके ऊपर यकीन नहीं रखेंगे बिकॉज वी नो कि अगर कोई भी बंदा अपने मास्टर के लिए कुछ चीजें लिख रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो 100% सच ही लिखेगा राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कांग्रेस का बंदा अगर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बुक लिख रहा है तो वो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू को प्रेज ही करेगा, क्रिटिसाइज करने का काम तो करेगा नहीं। एंड प्रेज करने के चक्कर में 2-4 गलत सलत चीजें यहाँ वहाँ की लिख भी देते हैं ये लोग, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है ओके, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि था या नहीं था। पर ये ग्रहण एंड मोक्ष वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा याद रखना बिकॉज ये जो ग्रहण एंड मोक्ष जो है इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द इंडियन फ्यूडलिज्म। मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूडलिज्म के ऊपर बात भी करेंगे सामंतशाही जब अर्ली मिडिवल इंडिया में जाएंगे तब। देयर आफ्टर इसके जो कॉइन्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ही हैड इशूड गोल्ड कॉइन ऑफ द यूपा टाइप। यूपा टाइप मतलब सैक्रिफिशियल कॉइन। तो ये जो सैक्रिफिशियल कॉइन है इसमें ये जो बंदा है हॉर्स को सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट इज अश्वमेधा सैक्रिफाइस कर रहा है, ये ऐसे दिखाया गया है, उसको आप यूपा टाइप बोलोगे। देयर आफ्टर वन ऑफ द कॉइन पे उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिख के लगी है जहां पे उसने खुद को लिच्छवी दुहितर बोला है। लिच्छवी दुहितर मतलब द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द लिच्छवी। तो
तो इट क्लियरली शोज ये जो वर्ड है उसके वजह से हम लोगों को ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सच लगती है कि चंद्रगुप्ता द फर्स्ट लिच्छवी ने शादी की थी एंड देयर आफ्टर उनका बेटा जो था वही था समुद्रगुप्ता एंड दैट्स व्हाई समुद्रगुप्ता जो है वो खुद को लिच्छवी दुहितर बोल रहा है, दैट इज सन ऑफ द डॉटर ऑफ द लिच्छवी। ओके, देयर आफ्टर इसको फिर अनुकंपवना भी बोला जाता है। अनुकंपवना ये वाला जो वर्ड है ये अगेन हरिसेना ने ही इसको दिया था। अगेन इलाहाबाद प्रशस्ति में ही ये वर्ड उन्होंने मेंशन किया है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा है कि एक श्रीलंका का किंग है माघवर्मना, उसने परमिशन मांगी थी समुद्रगुप्ता से टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया एंड डिस्पाइट बीइंग अ ब्राह्मणिकल रिलीजन फॉलोवर उसने श्रीलंका के किंग को अपने कोर टेरिटरी में आके टेम्पल बनाने की परमिशन दी थी फॉर अनदर रिलीजन दैट इज बुद्धिस्ट रिलीजन। इसके लिए इसको फुल ऑफ कंपैशन दैट इज अनुकंपवना भी बोला जाता है। एंड अल्टीमेटली कॉलोनियल हिस्टोरियन का एक बड़ा स्टेटमेंट भी है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। इंडिया की जो अर्लीस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो लिखी गई थी वो इसी बंदे ने लिखी थी फ्रॉम 1904 में। उसने इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर 7 वॉल्यूम रिलीज किए थे कि इंडिया की एग्जैक्ट हिस्ट्री थी कैसी, एंड दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट वी कैन कंसीडर जिसमें पूरे इंडिया की एंशिएंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री हम लोगों को मिलती है। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये बंदे को दैट इज समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था, ये इसी की वजह से बिकॉज दिस इज परहैप्स वन ऑफ द फ्यू किंग अपार्ट फ्रॉम अशोका इंडिया में जो कभी भी एक भी बैटल इंडिया में नहीं हारा। अशोका को नेपोलियन क्यों नहीं बोला गया? बिकॉज अशोका ने एक ही बैटल खेला, उसके रीजन भी हमने देखे थे क्या कैसे। ये बंदे ने 24 से ज्यादा बैटल खेले हैं और एक भी बैटल ये नहीं हारा है, एंड दैट्स व्हाई ही इज बेसिकली कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय द विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो समुद्रगुप्ता इज बेसिकली द ग्रेटेस्ट किंग बिकॉज ऑफ हिज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया जो दोनों वाले एरिया जो है वो इस बंदे ने कैप्चर करके रखे थे। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट किंग दैट इज बेसिकली चंद्रगुप्ता द सेकेंड। नाउ चंद्रगुप्ता द सेकेंड है, इसकी एक्चुअल टेरिटरी जो है वो समुद्रगुप्ता से ज्यादा मानी जाती है। क्यों? बिकॉज समुद्रगुप्ता ने साउथ इंडिया को छोड़ दिया था, बट ये बंदे ने एटलीस्ट साउथ इंडिया का कुछ कुछ पार्ट जो वाकाटका डायनेस्टी के अंडर था, महाराष्ट्र वाला पार्ट, वो कैप्चर करके रखा था। इसके लिए अगर यूपीएससी में सवाल आए कि भाई हाईएस्ट टेरिटोरियल वाटर मार्क या फिर सबसे ज्यादा टेरिटरी गुप्ता में किस किंग के पास थी, तो वो है चंद्रगुप्ता द सेकेंड। समुद्रगुप्ता के साथ जो प्रॉब्लम है दैट इज आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी एविडेंसेस और कोरोबोरेशन नहीं हो रहा है, वो अब हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका भी एक मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो मेहरौली वाला जो आयन पिलर इंस्क्रिप्शन है अगेन इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। अब ये वाले जो इंस्क्रिप्शन है वो बेसिकली लिखा है वीरसेना ने। वीरसेना इज कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकेंड। तो ये वाले पिलर इंस्क्रिप्शन में अगेन ओके इसके जो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एंड वीरसेना का उदयगिरी पिलर केव इंस्क्रिप्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज याद रखना, ये वाला उदयगिरी मध्य प्रदेश में है। एक और उदयगिरी खंडागिरी केव्स आर देयर। तो उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, तो ये वाला जो वर्ड है ये कभी यूपीएससी में आया तो याद रखना ये ओडिशा में है एंड इट बिलोंग टू द खारावेला किंग ऑफ ओडिशा। तो खारावेला इज बेसिकली द लोकल किंग ऑफ द ओडिशा जो 1st सेंचुरी बीसी के अराउंड यहाँ पे था, और ये पर्टिकुलर केव में हम लोगों को हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ओके ये बेसिकली खारावेला किंग के है उदयगिरी खंडागिरी केव में, वेरस उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्ता द सेकेंड का है। चंद्रगुप्ता द सेकेंड की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को इस पर्टिकुलर केव से मिली है। और ये भी माना जाता है कि ये जो मेहरौली आयन पिलर जो है जो प्रेजेंट डे में ओके दिल्ली में सिचुएटेड है, मेहरौली में कुतुब मीनार के बाजू में ही है ओके कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही साइड में मिलेगा। बट ये वाला पिलर भी एक्चुअल में उदयगिरी में ही था जो तोमार रूलर है ओके। तो तोमार राजाओं ने ओके इसको शिफ्ट किया था दिल्ली के अराउंड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जस्ट फॉर द फैक्चुअल नॉलेज। मैट्रिमोनियल अलायंसेस यहाँ पे भी चल रही थी। तो इसमें अगेन एक स्टोरी हम लोगों को मिली है कि चंद्रगुप्ता जो है उसने अपनी जो बेटी है वो वाकाटका का जो रूलर है दैट इज रुद्रसेना द सेकेंड, बेटी का नाम इज बेसिकली प्रभावती, ठीक है, प्रभावती यस हाँ। तो प्रभावती इस बेटी का नाम, तो अपनी बेटी को उसने शादी करवाई थी वाकाटका के रूलर से एंड वाकाटका का रूलर मर गया। मरने के बाद ओके सन वॉज देयर बट सन वॉज माइनर एंड प्रभावती बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ द एंटायर वाकाटका डायनेस्टी।
और जब प्रभावती पूरे वाकाटका डायनेस्टी की रूलर बनी या फिर रूलर बनना जब चालू हो गई थी, तो ऑब्वियसली वो किसकी मदद से रूल करेगी, अपने पापा की मदद से, सिंपल है। तो पापा ने पूरा का पूरा वाकाटका डायनेस्टी उसको सबसर्विएंट बनाने का काम कर लिया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाकाटका डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी, अल्टीमेटली ओके इनका जो कैपिटल जो था, इनका जो कैपिटल था दैट वाज उज्जैन। ये उज्जैन जो है इट वाज मेड द सेकंड कैपिटल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। पहला कैपिटल तो पाटलिपुत्र चल ही रहा था, बट उज्जैन वाज आल्सो मेड द सेकंड कैपिटल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। एंड देयर आफ्टर खुद एक नागा प्रिंस से भी उसने शादी की थी। एंड देयर आफ्टर फिर वाकाटका किंगडम जो है बेसिकली इनडायरेक्टली रूल्ड ओवर द वाकाटका किंगडम। एंड वाकाटका किंगडम के ऊपर जब राज कर रहा था तो जो शकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया है, इनके टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि ये 2nd सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में राज कर रहे थे शका रूलर। इनको अल्टीमेटली हराने का सारा जो काम है वो भी किसने किया, तो चंद्रगुप्ता द सेकेंड ने किया, बिकॉज ऑब्वियसली शकाज वेयर द थ्रेड टू द डॉटर्स टेरिटरी। डॉटर की टेरिटरी कौन सी है अभी, तो ऑब्वियसली वाकाटका वाली है। तो दिस इज समथिंग हाफ ऑफ द चंद्रगुप्ता। द नेक्स्ट हाफ, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि अल्टीमेटली उज्जैन जो है वो 2nd कैपिटल ऑफ द एम्पायर बन गई थी। ये क्यों बन गई थी, बिकॉज अगर सातवाहना के टाइम को याद रहेगा, मैंने आपको मैप भी दिखाया था। सोपारका पोर्ट एंड सोपारका के ऊपर दैट इज भरूच पोर्ट जो है, ये दोनों पोर्ट वेर इंपॉर्टेंट फॉर दी सातवाहना। एंड ये दोनों पोर्ट जो है सातवाहनास के बाद वाकाटका के हाथ में लग गए थे। तो वाकाटकास के लिए भी ये नेवल ट्रेड इंपॉर्टेंट था। ये सारा का सारा ट्रेड अल्टीमेटली उज्जैन में आता था। एंड उज्जैन बिकेम द सेंटर ऑफ एक्टिविटी एज फार एज वेस्टर्न कोस्टल ट्रेड इन इंडिया इज कंसर्न। एंड दैट इज वाई अल्टीमेटली उज्जैन जो उसको गुप्ता एम्पायर का 2nd कैपिटल भी इन लोगों ने बना दिया था। एंड उसने खुद को टाइटल भी लिया था, दैट इज विक्रमादित्य। हाउ मेनी किंग्स आर देयर एंशिएंट इंडिया में जिनका विक्रमादित्य टाइटल है, तो 14। एंड फर्स्ट विक्रमादित्य का कौन है, तो ये बेसिकली लोकल रूलर था मथुरा का, जिसने अगेन शका डायनेस्टी जो है उनको हराया था एट लोकल लेवल समवेयर अराउंड 58 BC। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो विक्रमादित्य है इट बिकेम अ कोवेटेड टाइटल। एंड बहुत सारा बड़े बड़े जो राजा महाराजा जो है उन्होंने ये टाइटल एज्यूम करके रखा था। देयर आफ्टर फिर एज फार एज कॉइन्स आर कंसर्न, देन ही वाज द फर्स्ट रूलर टू इश्यू सिल्वर कॉइन। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम कुशानास के कॉइन्स की बात कर रहे थे, तो कुशाना का जो गोल्ड कॉइन है उसका जो कंटेंट अगर आप गुप्ता के कॉइन से कंपेयर करोगे, तो कुशाना के कॉइन 100% प्योर थे, गुप्ता के कॉइन 50% ही प्योर थे, मतलब 50% उसमें इम्प्योरिटी आ चुकी थी। एंड अब हम लोगों को यहाँ पे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि गुप्ता जो है वो गोल्ड कॉइन को छोड़ के सिल्वर कॉइन इशू करना चालू कर दी है। सो इट क्लियरली शोज जो सोसाइटी में ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था वो सिग्निफिकेंट था। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी कि गुप्ता के पीरियड में हम लोगों को जो ट्रेडिंग रिलेटेड टैक्सेस है वो भी कम होते हुए दिखाई दिए हैं, एंड लैंड रिलेटेड टैक्सेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसका एक और कंक्लूजन निकलता है कि गुप्ता के टाइम पे ट्रेड डिक्लाइन हो चुकी थी, एग्रीकल्चर बढ़ चुका था, रूरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चालू हो गया था। देयर आफ्टर फिर नवरत्न थे इनके पास। नवरत्न में कालिदासा इज द इम्पोर्टेंट नेम। देयर आफ्टर अमर सिम्हा इज इम्पोर्टेंट एंड रेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल। इनके जो बुक्स है वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिख के रखे हैं। फॉरेन ट्रेवलर फाहेन, नाउ फाहेन अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट पर्सन। इसने जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है रिलेटेड टू द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये काफी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। बट अगेन जब सोसाइटी इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कल, तब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो इन डिटेल इलेबोरेटली कवर करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना कि चाइनीज ट्रेवलर फाहेन जो है वो इसके कोर्ट में आया था, एंड ह्यून सैंग जो है वो ह्यून सैंग किसके कोर्ट में आया था, तो हर्षवर्धना के कोर्ट में आया था। देयर आफ्टर फिर विशाखा दत्त जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसने एक बुक लिखा था मुद्र राक्षसा, और मुद्र राक्षसा की मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि हाउ चाणक्य बेसिकली कैरिड आउट मैकेनाइजेशन अगेंस्ट द राक्षसा वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ धनानंदा। तो वही है ये विशाखा दत्त। उसने अपने मास्टर के लिए दैट इज चंद्रगुप्ता द सेकंड के लिए देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक बुक लिखा है, एंड देवी चंद्रगुप्तम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द अर्ली टाइम ऑफ द चंद्रगुप्ता द सेकंड। तो इसमें हम लोगों को एक स्टोरी दी है जो कंटेम्प्रेरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती जुलती है। तो चंद्रगुप्ता जो है उसके जो पापा है दैट इज समुद्रगुप्ता, उनका अगर आपने रेन देखा तो इट इज बेसिकली 335 से लेके 375, मतलब समुद्रगुप्ता डाइड अराउंड 375। एंड उसके बाद में जो चंद्रगुप्ता द सेकंड आया तो उसका एक्चुअल टाइम पीरियड जो वो 335 नहीं है, इट इज बेसिकली 380।
तो आपको बहुत सारे बुक में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी कि 380। तो व्हाट हैपन इन दैट इंटरमीडिएट 5 years, जब 375 में पापा मरे एंड ही बिकेम द एक्चुअल रूलर। तो इंटरमीडिएट 5 years में हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ये पता चला है कि गुप्ता में एक और रूलर था, दैट इज रामगुप्ता। ये रामगुप्ता है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिकॉज रामगुप्ता की स्टोरी ही बेसिकली विशाखा देवी चंद्रगुप्तम में हम लोगों को मिलती है। तो विशाखा दत्ते इज बेसिकली टेलिंग अस कि रामगुप्ता जो है अटरली इनएफिशिएंट राजा था, राजा बना एंड जैसे ही राजा बना इसके ऊपर शकाज ने इन्वेजन कर दिया। शकाज ने जैसे इनके ऊपर इन्वेजन कर दिया तो इसमें ये रामगुप्ता जो है ही वॉज अबाउट टू गेट लॉस, और वो हारने ही वाला था। तो हारने के पहले ही ट्राई टू अराइव एट सम ट्रीटी कि भाई कुछ अगर मिडल वे अगर निकल पाए तो। एंड ट्रीटी में फिर जो शका का जो रूलर है उसने आधी टेरिटरी मांग ली रामगुप्ता से, एंड उसके साथ साथ रामगुप्ता की जो बीबी है दैट इज ध्रुव देवी, ओके, इसको भी मांग लिया। एंड अल्टीमेटली रामगुप्ता ने एक्सेप्ट कर लिया। अब रामगुप्ता ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो रामगुप्ता का जो यंगर भाई है दैट इज चंद्रगुप्ता द सेकेंड, इसको ये चीज बुरी लग गई कि भाई ऐसे कैसे, ये तो गलत चीज है। तो पहले तो चंद्रगुप्ता जो है, ओके, उसने आचार्य चाणक्य की टेक्निक अपनाई। तो वो खुद जो है पहले एक लड़की के भेस में पहले शका किंग के कोर्ट में गया, शका किंग के चेम्बर में गया, उसने शका किंग को मार दिया। एंड शका किंग को मार के जब वो वापस आया तो वापस आने के बाद उसने अपने भाई को ये चीज़ बताई रामगुप्ता को। रामगुप्ता गॉट इंसेंस कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट द ब्रेवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फिर इंटरनल स्क्वैबल में अल्टीमेटली चंद्रगुप्ता ने अपने भाई को भी मार दिया एंड आफ्टर उसकी जो बीबी थी उसके साथ शादी कर ली। एंड अल्टीमेटली दिस वाज द स्टोरी जो हम लोगों को मिलती है देवी चंद्रगुप्तम में। तो ये देवी मतलब ध्रुव देवी एंड चंद्रगुप्ता दैट इज बेसिकली चंद्रगुप्ता द सेकेंड। तो चंद्रगुप्ता द सेकेंड के पहले रामगुप्ता के हम लोगों को कॉइन्स भी मिले हैं जिसमें रामगुप्ता का नाम भी लिखा हुआ है। तो अब ये वाली जो स्टोरी है अगेन वी कंसिडर अ बिट ट्रू। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसने जो चाणक्य की स्टोरी दी थी वो भी एक सिंगल स्टोरी अवेलेबल है कि चंद्रगुप्त मौर्य रूलर कैसे बना, एंड वैसे यहाँ पे यही एक सिंगल स्टोरी अवेलेबल है कि ये वाला जो रूलर है दैट इज बेसिकली चंद्रगुप्ता द सेकेंड, हाउ ही बिकेम द रूलर एंड व्हाट हैपेंड टू रामगुप्ता। तो यहाँ पे छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया एंड देयर आफ्टर बड़े भाई की जो बीबी थी उसके साथ भी शादी कर ली। एंड देयर आफ्टर इसने अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन कॉपर कॉइन जो है, ओके, वो भी इशू करना चालू कर दिए थे। तो अगेन इट क्लियरली शोज जो डिक्लाइन ऑफ ट्रेड के जो एविडेंसेस जो है वो यहाँ पे अभी हम लोगों को दिखते हैं। देयर आफ्टर सन एंड सक्सेसर कुमारगुप्ता। एज फार एज कुमारगुप्ता इज कंसर्न अगेन ज्यादा कुछ हम लोगों को पता नहीं है एक्सेप्ट अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस इसने किए थे एंड नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इसने पैट्रोनाइजेशन दिया था। तो उसके टाइम पे ही नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस भी उसने करवाए थे एंड देयर आफ्टर उसका एक टाइटल भी था दैट इज महेंद्रादित्य। हुनास का इन्वेजन इसके टेरिटरी में इंडिया में अब चालू हो गया था। तो अगेन नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगेन एक नया इन्वेजन अब इंडिया में आ रहा है एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन क्लियरली सी। तो एंशिएंट टाइम से हम लोग देख रहे थे पहले आर्यन का इन्वेजन, देयर आफ्टर फिर जो पर्शियन इन्वेजन, देयर आफ्टर फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेजन, फिर गुप्त मौर्यन पीरियड जब सारी शांति थी, मौर्यंस के एंड में इंडो ग्रीक के इन्वेजन चालू हुए, फिर शकाज, देयर आफ्टर फिर पहलवास, फिर कुशाना का इन्वेजन। अब जब गुप्ता डायनेस्टी आई तो इनिशियल लेवल पे कोई इन्वेजन नहीं हुआ बिकॉज सारा टेरिटरी कंसोलिडेटेड था, बट अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड हम लोगों को अगेन ये इन्वेजन जो वो दिखाई दिए है। तो जो इसके टाइम पे हुनाज ने जो अटैक किए थे उसको रिपल्स या फिर उनको डिफीट करने का काम जो है वो किया था इसके बेटे ने, दैट इज स्कंदगुप्ता ने। स्कंदगुप्ता वाज द रॉयल प्रिंस एट दैट टाइम। कुमारामत्या था ये तक्षशिला के एरिया के अराउंड का। तो ऑब्वियसली तक्षशिला मतलब पेशावर एंड देयर आफ्टर खैबर पास वाला सारा एरिया इसके अंडर था। तो ही डिफीटेड हुना ट्वाइस, ओके, तो 2 times उन्होंने हिना को हरा दिया। बट हुनास के इन्वेजन रिकरेंट थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये होते रहे। तो इसके बाद में जब ये भी राजा बना, ओके, ही वॉज किंग ओनली फॉर द 11 years, ठीक है, ये गलती से 667 हो गया, ओके, दिस हैज टू बी 467। तो हार्डली 10-12 साल के लिए ये राजा था। तो इसका भी पूरा का पूरा जो टाइम है वो पूरा का पूरा टाइम किसके ऊपर चला गया, तो हुना के इन्वेजन को रोकने में ही चला गया। तो इसके वजह से और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास इनके बारे में नहीं है। एंड अल्टीमेटली सुदर्शनालेख अगर याद रहेगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शका रुद्रदमन द सेकेंड का, तो उसका जो इंस्क्रिप्शन है उसने बताया था कि जो लेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनी थी,
रिपेयर करने का काम अशोका ने किया था, फिर मैं खुद दैट इज रुद्रदमन इस लेक को रिपेयर कर रहा हूँ, एंड फिर अब स्कंदगुप्ता ने चौथी लाइन ऐड कर दी उसमें कि अब ये वाली जो लेक है मैं खुद रिपेयर कर रहा हूँ। इसका सिग्निफिकेंस भी हमने देखा था, संस्कृत लैंग्वेज था तो प्रकृत से संस्कृत ट्रांजिशन इंडिया में हो रहा था। फिर सेकंड मैंने ये भी आपको बताया था कि एक क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग जो है, आपको हमको तो पता है बट अर्ली हिस्टोरियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको ये क्रोनोलॉजी जो है वो डिराइव करने में मदद भी हुई बिकॉज ऑफ दिस रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें अल्टीमेटली स्कंदगुप्ता की भी एक लाइन हम लोगों को मिली है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द किंग्स ऑफ द एंटायर गुप्ता डायनेस्टी, and this particular Gupta dynasty, thereafter you can see that this was the rough map। अगर आपको वाकाटका देखना है देन दिस इज बेसिकली द वाकाटका, जहाँ पे पहले सातवाहना थे वहीं पे वाकाटका थे, ये भरूच है। thereafter यहाँ पे आपको सोपारा नाम का जो पोर्ट है वो मिलेगा मुंबई के अराउंड मॉडर्न डे, एंड फिर ये जो दोनों की ट्रेड है अल्टीमेटली उज्जैन में कॉन्सेंट्रेट होती थी, एंड दैट्स द उज्जैन वॉज मेड द सेकेंड कैपिटल ऑफ द एंटायर एम्पायर। ठीक है, तो मैप में थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। So this is something that is related to the Gupta king guys. So that will be it from my side guys. Ultimately this is the group और channel जहाँ पे आपको ये PPT भी मिल जाएगी, and thereafter जो crux material है of the R.S. Sharma that is old NCERT R.S. Sharma वाली, वो दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो do subscribe the channel, okay? वीडियो लाइक लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को भी एक बार लाइक कर लेना, ओके? तो आई विल बी टेकिंग अप योर डाउट्स नाउ, अगर आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कोई भी अगर डाउट रहेगा देन यू जस्ट लेट मी नो, ठीक है? या ठीक है, चलो ओके। देखो कनिष्क का खुद चाइनीज था, ये मैंने आपको पहले ही तो एक्सप्लेन कर लिया था, राइट? कनिष्क का खुद ही चाइनीज था, उनके ट्राइब का नाम भी ये चीज ही था, तो वो भाई चाइनीज बंदे से ही शादी करेगा, समझने की बात है। इंडियन थोड़ी ना थे यार वो लोग, ये चीज तोचारियन उनके ट्राइब का नाम था, मंगोलिया के अराउंड उनका रेसिडेंस था, तो ऑब्वियसली दे वर द चाइनीज पीपल, तो वो चाइनीज लोगों से ही शादी करेंगे, राइट? ठीक है, हरण्य का डायनेस्टी, यस, कॉमन ईरा को एक क्रिश्चियन ईरा भी बोला जाता है, ठीक है? कॉमन ईरा, क्रिश्चियन ईरा, दिस इज साइनोनिम यू कैन कंसिडर, ठीक है? हाँ, देखो जब तक आप क्रोनोलॉजी याद नहीं रखोगे ना, आपको डेट्स भी याद नहीं रहने वाली है, तो आपको कहीं ना कहीं पे तो क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। जब आप क्रोनोलॉजी याद करोगे तब जाके तो आपको डेट्स याद रहेगी। अब मैं आपको रैंडमली पूछूं कि भाई बताओ मेरे को अशोका का पीरियड क्या था, तो यार ये रट्टा मारोगे तो नहीं होने वाली चीज़। आपको पहले एक रफली मौर्यंस का पीरियड पता होना चाहिए कि भाई 322 से लेके 188 के बीच में कहीं पे थे, एंड देयर आफ्टर यू कैन एंटर इनटू द अशोकन पीरियड कि रफली 269 से लेके 232 बीसी के अराउंड कहीं तो अशोका रहेगा। तो आपको जो याद रखने में जो इशू होता है ना, वो आप डायरेक्टली बाहर करने जाते हो, इसके लिए होता है। पहले आपको एक ओवरऑल क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, तो दैट्स द मेरा पहला वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी समझाई थी सारी की सारी, कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। पहले अगर वो समझ में आई तो देयर आफ्टर फिर ये डेट्स वाला इशू आपका अपने आप चला जाएगा। तो पहले एक बार क्रोनोलॉजी तो करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है? यस, हाँ, GS1 के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? किसने बोला नहीं आते फॉरेन ट्रैवलर पे ज़्यादा क्वेश्चन? ऑब्वियसली आते हैं। अगर पिछले 8 साल के क्वेश्चन खोल के अगर देखोगे तो इन्होंने ह्यूएन सांग वो 2 बार पूछ लिया है, ओके? फाहिन 1 बार पूछ लिया है, यस, तो फिर एब्सोल्युटली क्वेश्चन आते हैं, ओके? मतलब 8 साल में अगर 3 बार फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं देन दैट इज अ वेरी गुड रेशियो, जो जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ेगा फिर अल्टीमेटली, ठीक है? हाँ, ठीक है। ये अटीला ऑफ इंडिया कहाँ से सुना? मैंने तो कभी नहीं सुना, आपने सुना होगा, माइट बी देयर, बट मैंने कभी नहीं सुना, सो आई कांट कमेंट ऑन इट, ओके? या सब्सिडियरी अलायंस इंडिया ने यूज किया, भी उसके फादर लॉर्ड वेलेस्ली कैसे हुए? क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली की सिस्टम थी सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली ने कोई वॉर नहीं खेला, राइट? आप एक कागज के पर्चे पे और साइन कर दो, उसके जो पास्ट टर्म है उसके ऊपर आपको अप्लाई हो जाएंगे। एक सिंगल साइन के वजह से आपका इंटरनेशनल रिलेशन पूरा हाथ से चला गया, आपकी आर्मी आपके हाथ के ऊपर से चली गई, आप यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, एंड फिर यूरोपियन प्रेजेंस दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट रेसिडेंट आपके कोर्ट में आ गया। तो यहाँ पे वॉरफेयर कहाँ पे हुआ है, राइट? यहाँ पे भाई पहले ग्रहण हो रहा है फिर मोक्ष हो रहा है, मतलब बड़ा वॉरफेयर हुआ फिर मोक्ष हुआ, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, राइट?
हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया खारावेला किंग का, उतना ही याद रखो, मुझे नहीं लगता उससे इन डिटेल यूपीएससी में कुछ पूछेगा, ठीक है। चंद्रगुप्ता मैंने आपको बता दिया, टाइटल था उसका, सिंपल, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स रुपया का, गोल्ड, हाँ यस एब्सोल्युटली, ये भी कल देखेंगे जब मटेरियल कल्चर में जाएंगे तब, डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉइन्स, ठीक है। यस, बुक पब्लिश कर दो, देखेंगे इसके ऊपर कभी, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ अल्टीमेटली, राइट, अगेन अवतारा वाला कंसेप्ट आपको इसमें ऐड करना है, राइट, कि जब एक बड़ा रिलीजन छोटे मोटे रिलीजन को खाने की कोशिश करता है तो वो कैसे करेगा, खत्म नहीं करेगा। छोटे रिलीजन जो है उनके जो भगवान है बड़े रिलीजन के अवतारास बताए जाते हैं, राइट। ये प्रोसेस मैंने आपको संगम लिटरेचर में भी समझाया था, कंसेप्ट ऑफ अवतारा। तो साउथ इंडिया के छोटे छोटे गॉड है उनको आप क्या बोलोगे, तो ये हिंदू रिलीजन के जितने भी बड़े गॉड है उनके अवतार है। तो ट्रिनिटी है हिंदू रिलीजन में, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं के कोई ना कोई तो अवतार इनको बताया जाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आप आपके पुश्तैनी गांव में जाना एंड वहां पे देखना कि पुश्तैनी गांव में ग्राम दैवत होता है या फिर गांव का एक देव होगा, वो कौन सा है, और उसका नाम कोई तो अलग ही रहेगा और फिर उसको एट्रीब्यूट किया जाएगा हिंदू भगवान के कोई तो बड़े गांव से, एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली ईट अप अ स्मॉल 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 रिलीजन। तो आर्यन रिलीजन, वैदिक रिलीजन ने इंडिया में ये प्रोसेस जो बहुत इलेबोरेट वे में की है ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स। ऑन दी अदर हैंड आप जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात करोगे तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को भी ओवरवेलम करने का जो प्रोसेस है वो आपको एंशिएंट टाइम से ही दिखेगा। तो बहुत जगह पे आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि जो गौतम बुद्धा है ही इज नथिंग बट अवतार ऑफ विष्णु, राइट। तो ये बेसिकली स्क्रिप्चर्स या फिर ये स्टोरियां रची जाती है ताकि वो जो छोटा भगवान अब जो हो चुका है या फिर माइनर रिलीजन जब अब हो चुका है तो माइनर रिलीजन जो है उसके लोग जो वो बड़े रिलीजन के अंडर रहे। तो बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस है वैदिक रिलीजन की और हिंदू रिलीजन की वो आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में भी मिलेगी, जैसे स्वस्तिका उनके रिलीजन में भी मिलेगा, फायर वर्शिप उनके रिलीजन में भी मिलेगी, आइडल वर्शिप उनके रिलीजन में भी आपको मिलेगी। तो ये हजारों साल से चलाया हुआ एक कल्चरल स्ट्रगल होता है और एक कल्चरल स्ट्रगल में डिफरेंट डिफरेंट वॉरफेयर खेले जाते हैं, कल्चरल वॉरफेयर इन ऑर्डर टू ईट अप द लोकल रिलीजन। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद क्रिश्चियनिटी व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी के लिए बहुत सारे कल्चरल कॉन्क्वेस्ट इलेबोरेट वे में करके रखे थे। इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं सूट बूट पहन के आपके सामने खड़ा हूँ, ये सब ब्रिटिशर्स की देन है, राइट, जिसके वजह से वो ब्रिटिशर्स का ऑरा 18, 19 एंड 20th सेंचुरी में इंडिया के दिमाग के ऊपर हमेशा ही रहा है। तो वैसा ही प्रोसेस ही एंशिएंट टाइम से वैदिक रिलीजन एंड बाकी जो रिलीजन जो बाय एंड लार्ज सबसर्विएंट हो चुके हैं उसमें चला है। ओके, बस ये ब्रिटिशर्स वाली चीज 300 साल से चल रही है, वैदिक रिलीजन वाली चीज है वो अब 2-2.5 हजार साल से चल रही है। ओके, यस, हाँ, पहले सिल्वर किए फिर कॉपर कॉइन किए, राइट, बिकॉज मैंने आपको बताया था अब एक रूलर है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कॉइन इशू करेगा ना भाई। पहले गोल्ड कॉइन ज्यादा थे, गोल्ड था तो गोल्ड किए, अब गोल्ड कम पड़ गया तो सिल्वर कर दिए, अब सिल्वर कम कर गया तो कॉपर कर दिया। तो पहले उन्होंने सिल्वर कॉइन इशू करना चालू कर दिया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ कॉपर कॉइन इशू करना चालू कर दिया, राइट, यस, हाँ, नहीं पूछेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैंने आपको 3 बुक का भी नाम दे दिए थे, राइट, शुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट बुक जो है उसके तो मैंने आपको नाम दे दिए थे, उसी के ऊपर 1-1, 2-2 लाइन में लिख के आना कि ये लव स्टोरी है, ये सैक्रिफिशियल इन्फॉर्मेशन देता है, एंड तीसरा जो है हर्षा का लीनिएज बताता है, उसमें जो हम लोगों की उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, यस, आई होप इट इज क्लियर। हाँ, यस, कहाँ पे था मैं, हाँ, देखो इसके जब पहलवास पे जाएंगे तब देखेंगे। अब जो पल्लव जो है साउथ इंडिया के कांचीपुरम के, ठीक है, तो उनके थियरी ऑफ ओरिजिन है कि ये पल्लव एग्जैक्टली है कौन। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन हमेशा क्लेम करते कि ये जो साउथ इंडिया के कांचीपुरम के जो पल्लव है वो और कोई नहीं है बल्कि पहलवास जो है वही है। बट अगेन इसके बारे में हम लोगों को ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, जस्ट फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना, पहलवास ईरान गांधारा वाले एरिया में थे, पल्लवास जो है वो कांचीपुरम के साउथ इंडिया के थे, ठीक है, यस। thereafter फिर प्लीज विल एंशन कंपाइल, वो मेरा 27 लेक्चर मैंने पहले ही बोला था, आज 20वां चैप्टर हमारा हुआ है, टोटल 27 चैप्टर है, खत्म होंगे तब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, यस, हाँ। करंट अफेयर्स यार आई एम नॉट गोइंग टू टेक, मेरे को करंट अफेयर्स में कोई मजा भी नहीं आता, एंड मैंने पहले से ही आपको बता के रखा था दैट इज इनसिग्निफिकेंट पार्ट एज फार एज यूपीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न, बिकॉज मैक्सिमम फोकस आपका स्टैटिक पे होना चाहिए। स्टैटिक के ऊपर आपका होल्ड आ गया फिर आप करंट के ऊपर जाओगे,
जब तक स्टैटिक के ऊपर होल्ड नहीं, आपका करंट आपको कभी फायदा नहीं देने वाला, आप कितना भी करते बैठो, फिर वो 1 प्रीलिम फेल, 2 प्रीलिम फेल, 3 प्रीलिम फेल, वो साइकिल आपकी ज़िंदगी में चलते ही रहने वाला है। गॉट इट? ये क्यों? तो इसके पीछे की रीज़न भी वही है कि आप डेली बेसिस पे हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, योजना पढ़ो, देर आफ्टर फिर XYZ न्यूज़ जो मंथली मैगजीन आते हैं वो पढ़ो। अब यूपीएससी सवाल कहाँ से पूछता है ये किसी को नहीं पता, राइट? करंट के सवाल कहाँ से आते हैं? कोई एक बुक है जिसके ऊपर आप पॉइंट करोगे और बोलोगे से कोई वहाँ से आया? नहीं होता है। दैट्स वाई वो 35 से 40 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के वो हमेशा ही डाइसी होते हैं, जो किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। उसके चक्कर में आप इतना मटेरियल पढ़ लेते हो, 1000-1500 पेजेस आपके पास जम जाते हैं, फिर ना वो रिवाइज ठीक से होता है ना उसमें से आपको कुछ फंसेगा। ऑन दी अदर एंड जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड देयर आफ्टर सर्टन पार्ट ऑफ दी साइंस एंड टेक, तो ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट आपने कवर अप कर लिया एनसीईआरटी एंड देयर आफ्टर रेफरेंस बुक, आई एम गिविंग यू गारंटी कि इसमें से कम 40 से 60 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो दैट इज समवेयर दैट शॉल बी द प्रायोरिटी एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। जब तक ये चीज़ नहीं करोगे तब तक आपका प्रीलिम्स हमेशा डाइसी ही जाने वाला है। तो इफ़ यू आर इन दैट साइकिल ना कि 2, 3, 4 प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो नाउ इज द टाइम टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। नवंबर का मिड ही चल रहा है, अभी भी टाइम है। वो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा साइड में रखो 3 महीने के लिए, स्टैटिक के ऊपर फोकस करो, बिकॉज कट ऑफ आ रहा है आपका 88-85 के अराउंड, तो हार्डली 40-50 क्वेश्चन आपको बराबर मारने हैं। वो करंट के आप नहीं मार पाओगे बिकॉज उसका सोर्स किसी को नहीं पता, स्टैटिक का पता होता है जिसमें से आप जरूर मार पाओगे। तो स्टैटिक के ऊपर फोकस करो। गॉट इट? यस। ओके, चलो, आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। ठीक है, चलो, ओके। व्हाट इज़ माई नेम? ठीक है, लेक्चर का स्टार्ट देखो, पहला पीपीटी देखो, उसमें मेरा नाम मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। बट इन एनी केस, ठीक है, सो माई नेम इज़ बेसिकली साइनिल नागरे एंड दिस इज़ बेसिकली द चैनल। वो चैनल ही मेरे नाम से है यार। ठीक है, चलो, आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। ठीक है गाइज, एनीथिंग टिल हियर सो फार? एनीथिंग टिल हियर सो फार? और कुछ अगर इसमें डाउट रहेगा देन लेट मी नो जल्दी जल्दी, अदरवाइज आई स्टॉप द लेक्चर। विल मीट अगेन टुमारो। ठीक है, 7 o'clock एज यूजुअल। ठीक है, चलो, गुड। चलो, ठीक है, सो नो मोर डाउट्स आर देयर। ठीक है, यस, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, एब्सोल्युटली यस। जल्दी जल्दी टाइप करो यार, यहाँ पे ना थोड़ा 1 मिनट का टाइम लैग रहता है। ओके, कि मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो आपको यूट्यूब पे दिखने में 1-1.5 मिनट का टाइम लैग रहता है। ठीक है, तो दैट्स वाई थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप आउट करना, सो दैट आई कैन टेक इट अप। ठीक है, यस, एनीथिंग एल्स? गुड गुड यार, चलो गुड, 5 मिनट। ठीक है, चलो गुड। ठीक है, रीजनलिज्म यार, तू मैं मत खेलते बैठो। ओके, राइट, अल्टीमेटली वी आर ऑल इंडियंस। चलो, ओके, सो नो डाउट आई गेस, आपको यहाँ पे और कोई डाउट नहीं है, तो विल स्टॉप ओवर हियर गाइस। कल मिलते हैं अगेन। ठीक है, 7 o'clock। ठीक है, सो 7 o'clock एंड कल फिर ये बचा हुआ गुप्ता वाला जो पार्ट है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू फिनिश इट अप। ओके गाइस, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट अगेन टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।